ये जो दो तस्वीरें आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है इराक। अब ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों ही जगहों पर कैसे उग्र प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तान में 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसी स्थिति बनी, अंदर कॉन्सुलेट में पहुंच गए, लाठी डंडे बरसाने लगे, आग के हवाले कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए इराक में कैसे उग्र प्रदर्शन हुए, वहां भी आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आई है। भारी तादाद में जो शिया कम्युनिटी है उसके लोग निकले हैं और वो खुलकर खामेनेई के समर्थन में, ईरान के समर्थन में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि एक एक करके अब ये मामला जो है युद्ध का फैल रहा है। कुवैत सिविल डिफेंस ने ड्रोन इंटरसेप्ट किया है कुवैत में भी। यानी आप सोचिए कि जितने ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, रुमैतिया में फिर दिखाई दिए हैं ईरानी ड्रोन्स। यानी ईरानी ड्रोन्स और ड्रोन्स के हमले की आशंका इस वक्त भी मंडरा रही है मिडिल ईस्ट में। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त, क्योंकि उसके बाद फ्रांस का भी युद्धपोत आगे बढ़ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, यानी उसके हमले नहीं थम रहे हैं और वो कुवैत हो, यूएई हो, तमाम जगहों पर अपने हमलों के जरिए एक संकेत पूरे विश्व को दे रहा है कि हम रुकेंगे नहीं। इस बीच आपको बता दें, सरकार फंसे नागरिकों की मदद कर रही है, किरेन रिजिजू का कहना है। और अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ये कह रहे हैं कि जितने भी भारतीय अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, हम उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इसी के साथ एक और खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, कई जगहों से कैजुअल्टीज की भी खबरें आ रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन, देखिए एक बार फिर से युद्ध और घनघोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अब जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में से हमला तेज कर दिया गया है। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका का हमला है और ये साफ संकेत है कि अमेरिका भी ये मान रहा है कि ईरान चूंकि झुकने को तैयार नहीं है, ईरान घुटनों पर नहीं आ रहा है, तो अमेरिका भी अब पूर्वी भूमध्य सागर से अपनी कार्रवाई को तेज कर रहा है और अमेरिका भी एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने हमलों को तेज कर रहा है। और ये संकेत इस तरह के हैं साफ कि ये युद्ध आज और भी तीसरे दिन और भी घनघोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आशुतोष, जल्दी से एक बार तस्वीरों के साथ दिखा दीजिए। अब युद्ध और भी, मुझे लगता है कि ये एस्केलेशन पॉइंट बन रहा है, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान अपने हमले रोक नहीं रहा है और ऐसे में यूएस सोच रहा है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि अपनी तरफ से अटैक को और भी तेज करना, एस्केलेट करना। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट की तारीख गवाह है कि अगर अमेरिका ने अपने सभी बेड़े युद्धपोत उतार दिए तो वहां पर क्या हुआ है। अब तक यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल था, लेकिन गेराल्ड एस फोर्ड जो आप शिप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये पूर्वी मेडिटेरियन में इसीलिए दिखाया गया कि कैसे यहां से एफ रैप्टर जो उड़ान भर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल। ये दरअसल उनका अवॉक्स टेक्नोलॉजी है जो एरियल इंटेलिजेंस मुहैया करा रही है। आपको पता है इजराइल जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है वो इसी इंटेलिजेंस के साथ। ये देखिए कितने बड़े बड़े इनमें मिसाइलों के साथ लैस। और अब पहली बार जेराल्ड की तस्वीरें सामने आई हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद। अब जेराल्ड, आपको याद हो, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ही ईरान ने हमले का दावा किया था 4, लेकिन इस पर मिसाइल टेक्नोलॉजी भी। और पहली बार इसकी तस्वीरें सामने आई हैं कि ईस्ट मेडिटेरेनियन में अब 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले करने के लिए। उसी के साथ साथ ये देखिए बाकायदा मैसेज के साथ ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल एरिया और इसी के साथ ये फाइटर जेट जो हैवी मिसाइल से लॉन्ग रेंज तक जा रहा है। और इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस के लिए एवॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहां सबसे जरूरी है ये देखना कि क्या ईरान किसी तरह का डिफेंस यूज कर रहा है, क्या हवा में उसके किसी तरह के एरियल प्रोजेक्टाइल्स हैं, और उसी के साथ साथ अगर वो किसी तरह की कैपेबिलिटी, तो किस तरह ये नपी सदी पूरी तैयारी के साथ हमला। और यही इतिहास की तारीख गवाह हो जाएगी जब मेडिटेरेनियन में 2-2 इतने बड़े हैवी कैरियर्स आएंगे और खासकर जब दुनिया का सबसे घातक और सबसे खतरनाक सबसे बड़ा बेड़ा मध्य भूमध्य सागर में उतरा हुआ है। ये देखिए अवॉक्स। अब इसके साथ अब बड़ी हम देखें, ये आज जो हिस्सा देख पा रहे हैं ये वो एम्यूनेशन है जो अपने साथ वो लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरियर कैरी कर रहा है। और इसके बाद ये ऑपरेशनल डेपो एरिया जहां से उनकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ये बताता है कि कितनी तैयारी है फाइटर जेट जिसे एक के बाद एक स्क्रैम्बल कर रहे हैं। इसी के साथ लॉन्ग रेंज पेनिट्रेटिव मिसाइल और ये वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पूरे मेडिटेरेनियन से लेकर ईरान का इलाका की अगर आप उसके क्षेत्र में जाना है तो आपको रिफ्यूलिंग की तैयारी हो, इंटेलिजेंस की तैयारी हो और लगभग 500 से 600 किलोमीटर का जो पूरा आसमान है वहां हर उड़ती चीज रेडार पर हो ताकि ऑपरेशन हो। इसी वजह से माना जा रहा है कि हाल फिलहाल के सालों में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। अंजना, बिल्कुल, हाल फिलहाल के टाइम में सबसे बड़ा ऑपरेशन। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि हमने ऐसा विध्वंसक ये हमला किया है
जो आज तक विश्व ने नहीं देखा था। लेकिन चूंकि एंड गोल अचीव नहीं हुआ है तो अमेरिका फिर से आगे बढ़ रहा है और अपने बड़े बड़े युद्धपोतों और अब्राहम लिंकन के बाद जेराल्ड फोर्ड का भी इस्तेमाल दिख रहा है, जिसमें साफ इशारा है कि अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए अब तो नाक की लड़ाई बन गई है, साख की लड़ाई बन गई है। कई जो खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर ईरान सफलतापूर्वक हमला कर दिया है, तो वो मिडिल ईस्ट के देश भी पूछेंगे। और अगर साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला हुआ है तो वो भी नजरें उठाकर देखेगा। वहीं फ्रांस जैसा देश भी अपने युद्धपोत को, और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं टॉमहॉक मिसाइल से जो हमले हुए हैं। आपको बता दें आज शाम भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे जो वॉर डिपार्टमेंट है यूएस का, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और वो उसमें बताएंगे कि कहां कहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक तबाही मचाई है। अचल जी, अब ये साफ है कि अमेरिका भी पीछे हट नहीं सकता है। मतलब जो हालात है, ईरान अगर अपना ऑफेंसिव जारी रख रहा है, और कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो बात करना चाहते हैं, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन लारीजानी सामने आते हैं, कहते हैं ईरान अब अमेरिका से बात नहीं करेगा। तो ईरान तो अपना मूड दिखा रहा है और ऐसे में अमेरिका के लिए नाक साख और अपने सुपर पावर वाली छवि की भी अब लड़ाई बन जाएगी। अंजना जी, बिल्कुल ईरान इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि ये जो बातचीत है सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक छलावा है, इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने देख लिया, इतने दिनों से इन्होंने बातचीत में इंगेज किया और उसके बावजूद इतनी जो स्ट्राइक करी जिसमें आयतुल्लाह खमैनी और इतने सारे लोग मारे गए। बट उसके अलावा इन्हें इस बात का भी इन्होंने असेस कर लिया है कि जो बातचीत का फायदा तो तब हो कहीं मीटिंग ग्राउंड नजर आ रहा हो, और वो इन्हें लग रहा है कि अमेरिका की जो भी डिमांड्स हैं वो अनरीजनेबल है, वो उसे पूरा नहीं कर सकते। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर फिर भी कहीं सहमति बन सकती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हो गए, उनके प्रॉक्सीज हो गए, या रिजीम चेंज हो गया, तो इन सब चीजों के लिए कौन बैठेगा बात करने के लिए जब आपके पास कोई कन्वर्जेंस ही नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर। कहीं ऐसा देखिए, रशिया यूक्रेन में भी तो यही हो रहा है ना, इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। टेरिटोरियल इशू ही एक ऐसा इशू है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा बातचीत को। तो यहाँ तो कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। तो जो से बोलते हैं ना कि आप फ्यूटिलिटी ऑफ नेगोशिएशंस, वो ईरान ने महसूस कर ली है। और खासतौर इस हमले के बाद जब आयतुल्लाह खमैनी, उनके सुप्रीम लीडर, मारे गए हैं, तो किसी किस्म का भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज ये लड़ाई खींचेंगे, हाँ, और दिख भी नहीं सकते। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इनके सर्वाइवल का सवाल है। आपको कहा जा रहा है कि आप छोड़ छाड़ के चले जाइए, संन्यास ले लीजिए, हम आएंगे, एक नई रजीम आएगी, आप अपना घर जाइए। जी, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को शांति दूत बताते हैं हमेशा, अब उनका शांति दूत कौन बन सकता है? कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? इस बीच आपको बता दें, फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने की तैयारी शुरू हो गई है भारत की तरफ से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित हम लाएंगे देश में। क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट के जो देश थे वहां पर तो एडवाइजरी नहीं था। ईरान में तो बार बार भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी दिया जा रहा था कि आप फौरन वापस आ जाइए, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान इस तरह से एक एक करके हमले शुरू कर देगा। जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाने की तैयारी की जाएगी। होली के समय में कई लोग आना चाह रहे थे, अब देखिए 3-4 की होली है, आज 2 तारीख हो गया। ऐसे में जो स्थिति है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह होती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ अब प्रणय उपाध्याय भी हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। चल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास जनरल सुभाष। प्रणय, नेटो देशों का कूदना आज सुबह से सबसे बड़ी चिंता की तो यही बात है, अगर साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर हमला हो गया है। एक बार आशुतोष हमें न्यूज रूम से दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। अगर ब्रिटिश बेस पर हमला हो गया है, वो आप अगर मैप के जरिए आशुतोष दिखा पाए, और जो भी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि कई जगहों पर अब होली है कल परसों। ऐसे में सबसे बड़ा तो चैलेंज यही बन गया है, भारतीयों को लाना। कई लोग फंसे हुए हैं भाई, जो वहां पर टूरिस्ट के तौर पर गए हुए थे। आपको ऑपरेशन गंगा याद होगा, जब यूक्रेन से लोगों को निकाला गया था, उसके बाद जो लोग यूरोप पर पहुंचे हैं और जहां पर हमले, हम उन सब आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, और खासकर मिडिल ईस्ट में लगभग 80 से 85 लाख भारतीय रहते हैं, चाहे ओमान हो, गल्फ का पूरा इलाका हो, कुवैत हो, सऊदी हो, यूएई हो, इन तमाम इलाकों में। तो लाना चुनौती दरअसल अंजना इसलिए है कि इस समय एयर स्पेस बाधित है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके एयर स्पेस में लगातार ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, वहां पर मिसाइल्स फायर कर रही हैं, वो एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, अब ये
यरूशलेम में भी हिंसा की तस्वीर, क्योंकि रात को जब वहां मिसाइल गिरी है, इतना बड़ा लगभग 10 मीटर चौड़ा क्रेटर बन गया है। ये किरियात ओनो का इजराइल का इलाका है, रिहायशी इलाके में, जबकि उसके आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करने के बावजूद अब 100 में से 90 मिसाइल इंटरसेप्ट कर ले, वो बैराज में भेज रहा है। 10 गिरेंगे तो नुकसान होगा, पूरी की पूरी इमारत गई है और इसीलिए कैजुअलिटी बढ़ेगी। और इसी स्थिति में जो पूरा मिडिल ईस्ट का आसमान है वो सुरक्षित नहीं है, और इसी वजह से आप कैसे वहां ले जाएंगे? सबसे बड़ा ऑपरेशन है एयर ऑपरेशन चलाना, अगर आपको कुवैत से लेकर के यूक्रेन तक अगर याद हो। लेकिन एक रास्ता यह बचता है कि दरअसल ओमान की खाड़ी हो या गल्फ ऑफ पर्शिया में जितने भी आप अपने जो नेवल फ्लीट है उसको भेज सकते इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन उसमें समय लगता है। आप कहां ले जाएंगे? बंदरगाह पे इकट्ठा करेंगे, उस बंदरगाह के पास जितने भी गल्फ के देश हैं वहां अमेरिकी सैन्य बेड़ा मौजूद है, और अगर वहां पर मिसाइल गिरती है, इस तरह के हमले में आप देखिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। आपके लोग वहां इकट्ठा हैं, इंडियन शिप वहां मौजूद है लाने के लिए, पता चल रहा है पीछे अमेरिकन बेड़ा है, वहां पर गिर रहे हैं मिसाइलें। अगर वो प्रिसाइज नहीं है तो समझिए भीड़ पर आके गिर सकती हैं। इसी चुनौतियों को लेकर के संभवतः सीसीएस की जो कल बैठक हुई, ये नीति पर चर्चा हुई कि आखिर इवैक्यूएशन का प्लान क्या होगा। लोगों से कहा गया कि भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे, इमरजेंसी में। यूएई जैसे देश ने एक उदाहरण भी तय किया है, 20,200 लोग अकेले यूएई में इन हमलों भी, देखिए बहरीन में अमेरिका हमले की तस्वीरें हैं कि अगर लोग वहां ट्रांजिट में हैं, 20,200 लोग हैं, तो उसने कहा इनका खर्चा हम उठाएंगे, इनका ख्याल हम रखेंगे। तो खाड़ी के देश हैं। ये देखिए सबसे बड़ी बात, आखिर यह हमला खतरनाक क्यों है? अमेरिका क्या इस्तेमाल कर रहा है? घातक हथियार, अमेरिका के बाद B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, सबसे खतरनाक, जिसका इस्तेमाल उसने पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया। लूकस ड्रोन, पहली बार अमेरिका ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है मेडिटेरेनियन से लेकर ईरान की दूरी, वो फाइटर जेट वहां नहीं भेजना चाहता जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। तो लूकस ड्रोन वन साइडेड सुसाइड ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन है, वहां जाएंगे, ब्लास्ट करेंगे और सब खत्म कर देंगे। ये वो टैक्टिकल हथियार, वेपन का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, घातक से घातक हथियार। उसके बाद ईरान के जो ठिकाने ध्वस्त किए, आपको भी दिखा देते हैं उनकी भी जानकारी। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल, लूकस ड्रोन का इस्तेमाल, पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, सबसे खतरनाक घातक वो मिसाइल जो हर हमले को रोक लेती हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे, दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, यानी अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करता है तो थर्ड की ये कैपेसिटी है कि वो बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी हवा में निष्क्रिय कर सकती है। तो पेट्रियट और थर्ड को डिफेंस के तौर पर पूरे गल्फ इलाके में, इसीलिए आपने देखा कि चाहे कुवैत हो चाहे बहरीन हो, जहां जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इसी थर्ड और पेट्रियट ने ये इजराइल की भी मदद कर रहा है, इजराइल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। हमास वॉर के दौरान ही उसे दिया था। अब देखिए किस फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ जेराल्ड 4, उसी के साथ F-18, F-16, F-35, ये 3 फाइटर जेट जो लंबी दूरी तक फर्राटे से जो उड़ी तक जा सकते हैं। उसी में EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, यानी अगर नेटवर्क जाम करने की जरूरत पड़े, ईरान कोशिश करता है किसी की मदद से। उसी के साथ MQ-9 रीपर, इस ड्रोन से, प्रेडेटर ड्रोन से कौन वाकिफ नहीं है, बॉम्ब वर्धक विमान जो है ले जा सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ इंटेलिजेंस भी मुहैया करा सकते हैं। A-10 अटैक जेट, ये भी हल्के विमान हैं, कम दूरी तक जा सकते हैं प्रिसाइज स्ट्राइक करने के लिए। ये वो क्षमताएं हैं जो अमेरिका ने जारी की हैं डिटेल्स कि आखिर ईरान को निशाना बनाने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल। अब गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, खासकर जैसे उसकी नेवल फ्लीट है, मेडिटेरेनियन में जहां नेवल फ्लीट है वहां से गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद हो जिन जगहों पर 10:55 पर हमले हुए थे उसमें गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था कि वो ठीक वहीं पर जाएंगे। अब अगर आप देखिए कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और उसी के साथ साथ थर्ड एंटी बैलिस्टिक, यानी डिफेंस से लेकर के ऑफेंसिव हर कैपेबिलिटी जो अमेरिका ने यहां पर तैनात की है, अपने हर ऑफेंसिव से लेकर डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार किया है। और ये तैयारी जब उसकी डिप्लॉयमेंट इजराइल में हो गई थी, ईस्ट भूमध्य सागर में हो गई थी और गल्फ में हो गई थी, यानी 3 ओर से घेरा बना के कोशिश की गई थी कि अब वो समय आएगा जब ईरान पर हमला होगा।